जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन क्या होता है, ये कब आता है इसका नोटिस, या इसका नोटिस आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो आपके मन में तीन बड़े सवाल उठ के आते हैं। सबसे पहले कि ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन क्या होता है। दूसरा आपको ये मन में सवाल आएगा, क्या हमको आर्बिट्रेशन के लिए जिस लोकेशन पे बताया गया है या जिस लिंक पे कहा गया है क्लिक करने के लिए, क्या उस लिंक पे क्लिक करके मीटिंग को अटेंड करना होगा। तीसरा सवाल ये होता है कि अगर हमने आर्बिट्रेशन का नोटिस जो है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और हम लोग या ना तो लोकेशन पे गए ना ही मीटिंग को अटेंड किया, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे तीन सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले बात करते हैं ये नोटिस कब आता है। अगर आप भी कहीं से लोन लेते हैं पर्सनल लोन, किसी भी तरीके का पर्सनल लोन अगर आपके ऊपर हो चुका है और आप वो लोन देने में असक्षम है, या बिजनेस लोन है या और भी अनसिक्योर्ड लोन है, तो आपको ये नोटिस आना अनिवार्य है। सिक्योर्ड लोन में भी आता है, अनसिक्योर्ड दोनों में ये नोटिस देखने के लिए मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन की, यानी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर आपका कहीं और से NBFC एप्लीकेशन से लोन है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन होता क्या है। तो देखिए, ये जो है मध्यस्थता का एक्ट है। मैं समझाता हूँ कि मध्यस्थता क्या होती है। जब दो पार्टी, यानी कि ये हो गया बैंक, ये हो गया जिसने बोरोवर, जिसने कि पैसा लिया है। जब बोरोवर बैंक का पैसा नहीं देता है तो बैंक क्या करता है, किसी तीसरे आदमी को उसका केस देता है कि भाई तुम आर्बिट्रेटर बन जाओ और तुम बीच में आकर हम दोनों के बीच में एक समझौता कर दो। तो मैं जो आदमी हूँ, मैं बैंक का ही आदमी हूँ और मैं फैसला सुनाऊंगा आपको कि आपको क्या करना होगा, आपको पैसा देना होगा नहीं देना होगा, फैसला मैं सुनाऊंगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं बैंक का आदमी हूँ तो मैं किसके हक में फैसला सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए रखा जाता है आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर मतलब मैं, जिसको कि बैंक ने अपॉइंट किया है। तो ये हो गया आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होते हैं, वो एक प्रोफेशनल होते हैं जो कि लगभग हर दिन ही उनका आर्बिट्रेशन का काम होता है और वो आपको नोटिस सेंड करेंगे। अब एक बार नोटिस आपके पास पहुंच जाता है, नोटिस आपको आता है, डिजिटल आ सकता है, आपको पास मेल से आ सकता है, और दूसरा हो सकता है कि आपके घर पे बाय पोस्ट भी वो उड़ता हुआ आ जाए। अगर दोनों में से किसी भी तरीके से आपके पास वो नोटिस आ चुका है, नोटिस आपने रिसीव कर लिया, आप उसको खोलते हैं। खोलने के बाद वहाँ पे आर्बिट्रेशन का नोटिस लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशन किया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है कि अब हमारे पास नोटिस आ चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप उनको पता नहीं होता। तो एक बार फिर से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस नोटिस को अगर आप दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप इसमें मीटिंग को अटेंड करते हैं या फिर आर्बिट्रेशन में जहाँ बुलाया गया है वहाँ जाते हैं, तो दो तरीके से होता है। एक होता है जूम पे और दूसरा होता है जिस लोकेशन पे बुलाया गया है उस लोकेशन पे जाके और वहाँ पे आर्बिट्रेशन का करवाना होगा। वहाँ पे आर्बिट्रेटर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, आपको टाइमिंग वगैरह लिखी होगी कि इस टाइम पे आपको वहाँ पहुँच जाना है। अगर आप या तो जूम पे मीटिंग अटेंड करते हैं या फिर लोकेशन पे जाते हैं, तो क्या इससे आपको किसी तरीके का फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको फ़िलहाल ये बता देता हूँ कि इससे आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रॉफिट देखने के लिए ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये होने वाला है कि जैसे ही आप वहाँ जाते हैं या फिर जूम पे मीटिंग अटेंड करते हैं, तो जो भी आर्बिट्रेटर होगा वो हमेशा ही बैंक के हक में फैसला सुनाएगा, ना कि आपके हक में। आपको प्रेशराइज़ करेगा कि भाई आपका ने तो पैसा लिया था, अब पैसा लिया है तो देना तो होगा ही। इस तरीके से वो आपको कन्विंस करेंगे, आपको समझाएंगे कि नहीं देते हैं तो फिर मैं आपके खिलाफ आगे एक्शन लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। इस तरीके के वहाँ पे आपको प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो ये हो गया अगर आप अटेंड करते हैं तब। इन केस आप अटेंड नहीं करना चाहते या किसी कारण से अटेंड नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या करना होगा। अगर आप अटेंड नहीं करना चाहते हैं या अटेंड नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको जो आर्बिट्रेटर है उनको एक नोटिस देना होगा। नोटिस ये देना होगा कि आप वहाँ जो है फिजिकली या फिर आप वर्चुअल जो डिजिटली भी या फिजिकली दोनों में से किसी भी तरीके से प्रेजेंट नहीं हो सकते, और उसका एक रीज़न लिख के और उनको एक नोटिस देना होगा। अब वो नोटिस कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि कैसे देना है वो नोटिस। नेक्स्ट ये बात हो गया उनको नोटिस देने की। अब नोटिस देने के बाद ना तो आप उनके साथ डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं और ना ही आप उनके पास फिजिकली कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अब आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा रहे हैं।
तो क्या आप आर्बिट्रेशन में नहीं जाते तो कोई फैसला नहीं निकलता, और आर्बिट्रेशन के फैसले से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपके पास लोन का कितना भी बड़ा अमाउंट हो तो सबसे पहले बात है कि आपको डरना और घबराना नहीं है, आपको हमारे चैनल को लगातार ही फॉलो करना है। और दूसरी बात, मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके ऊपर ऑलरेडी लोन हो चुका है तो आप कोशिश कर सकते हैं लोन को सेटल करने की या लोन को टाइम लेकर पेमेंट कर देने की। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप नहीं चूज़ कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे आइए, जुड़िए, हम आपको ऑलरेडी गाइड कर देंगे। अब बात करते हैं, जब आर्बिट्रेशन का यहाँ पे फैसला निकलता है तो इसमें दो तरीके के यहाँ पे फैसले आते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल होते हैं और ज़्यादातर केसेस में देखने के लिए भी मिलते हैं। अब ये दो फैसले क्या है और ये क्या होते हैं वो समझिए। सबसे पहला होता है आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का। आपके बैंक अकाउंट कौन सा बैंक अकाउंट होता है, ये सभी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे। जिस बैंक अकाउंट का डिटेल आपने लोन कंपनी को दिया होगा वो बैंक अकाउंट जो है वो आपका हमेशा हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा, या जब तक आप पेमेंट नहीं करते, क्लियर नहीं करते बैंक का, तब तक के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। तो अगर आपके उसमें पैसे पड़े होंगे तो उस पैसों को पूरी तरीके से फ्रीज कर लिया जाएगा, उसको आप अब विड्रॉ नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला हो गया बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का। जैसे ही वहाँ से फैसला निकलेगा आपके बैंक अकाउंट को 2 से 3 दिन में फ्रीज कर दिया जाएगा। और जो सेकंड फैसला होता है वो क्या होता है, ये भी हम लोग विस्तार में समझते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दूसरी बात करते हैं कि 10 दिन का इसमें आपको टाइम दिया जाता है, 10 डेज़ का टाइम दिया जाता है। कहा जाता है कि 10 डेज़ के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन या लीगल कार्रवाई की तरफ वो रुख करेंगे, कंपनी लीगल एक्शन भी लेगी। तो ऐसा आपको कहा जाता है कि 10 दिनों के अंदर आपको पेमेंट करना होगा, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। और उसमें अमाउंट दे दिया जाता है कि इतने रुपये का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये आपको 10 दिनों के अंदर अंदर क्लियर करना है। ये जब आर्बिट्रेशन का फैसला निकल के आता है तब आपको उस पेपर में देखने के लिए ये दोनों चीज़ें कन्फर्म ही मिलेगी। अब काफ़ी लोग ये कंफ्यूज होते हैं, क्या इसमें आपके घर की जब्ती हो सकती है, आपकी संपत्ति जब्ती हो सकती है, आपके जो भी पास चीज़ें हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्या वो जब्त हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं कि कभी भी आर्बिट्रेशन के फैसले में अगर ऐसा फैसला दे भी दिया जाता है कि आपकी संपत्ति जब्त होगी तो ऐसा बिल्कुल भी करने का उनके पास अधिकार नहीं है अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है तब। तो आपको ऑलरेडी सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ बात या कुछ डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं या फिर हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी हम आकर आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद,